हेलो, नमस्ते, कैसे हो आप सभी? आज हम लोग करने वाले हैं सीटेट पेपर 2। ये 2018 का पेपर है और ये प्रीवियस ईयर ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो है हर सवाल रिलेट करेगा प्रीवियस ईयर से और कुछ कुछ तो रिपीट भी कर देता है। तो इसमें हम लोग आज सीडीपी देखेंगे और इसके पहले मैंने 2 बार सीटेट जो है निकाला है पेपर 2। तो अच्छे से जो पता है कि किस तरह से एग्ज़ाम में मतलब कि ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, या कोई चीज़ याद नहीं आ रहा, कोई भूल रहे हैं, तो आप ऑप्शन के सहारे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है भाई। तो आज वही सीखेंगे और फिर कंसे यानी कि जो थ्योरी है वो भी सीखेंगे। तो पहला सवाल ये है, कह रहा है कि ये आपके इंग्लिश से और ये उसका हिंदी वर्जन है इधर। ठीक है, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों देख सकते हो। तो शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों, ठीक है, देखो अंगो ये जो है बिहार का, ठीक है, यानी कि ओ सॉरी, हिंदी का जो एनसीईआरटी रहता है उसका हिंदी किया गया है की ओर का विकास को ओर दर्शाता है। तो ये सीडीपी में सवाल पहला ही सवाल करा है कि जो सेंट्रल पार्ट से यानी कि सेंट्रल पार्ट से टुवार्ड पेरीफेरीज यानी कि बाहर की ओर जब वृद्धि होता है, डेवलपमेंट होता है, तो वो क्या कहलाता है? तो देखो भाई, पहले धड़, फिर हाथ और फिर क्या होता है, पैर विकसित होता है। तो इस सिद्धांत को प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल कहाँ है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो है शरीर के केंद्रीय भाग से, ठीक है, शरीर के केंद्रीय भाग से जो बाहर की ओर विकास होते हैं शरीर के अंग, उसे ही प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल कहते हैं। ये विकास जो है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। कहाँ से होता है? तो केंद्र से, सेंटर से बाहर की ओर होता है। तो ये आप लोग याद रखना। ठीक है, अगला सवाल है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, तो भाई जो विद्यालय है, स्कूल है, विद्यालय, ठीक है, समाजीकरण की ऐसी कैसी संस्था होगी? यानी कि ऑप्शन जो दिया गया है, क्या वह प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होगा? प्रमुख स्थान स्कूल का दिनचर्या का होता है? ये तो होगा नहीं। प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का नहीं होता है। प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है? नहीं। तो ये बच्चों का होता है, यानी कि स्कूली बच्चों का होता है। ये नहीं कि वो स्कूल में जा भी नहीं रहा है तो उसका होता है। ठीक है, ये प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, ये याद रखना। अगला सवाल है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं, मतलब सवाल ये कह रहा है कि और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह जो है पोशाक धारण, जैसे वो यानी कि कोड, कोई कोड ड्रेस है, ठीक है, वो ड्रेस पहना हुआ है और आप भी उसी तरह से पहन लें। जैसे कोई नेता का जो होता है झंडा अलग अलग होता है, ठीक पोशाक जो है स्कूल का, और आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो ये किसकी पहचान को दर्शाता है? समूह की पहचान को, या समूह की आज्ञाकारिता को, या फिर निर्देश पालन कर रहे हो, या फिर समूह की अनुरूपता को? तो देखो भाई, स्कूली यहाँ पे जब आपने कोई ग्रुप जो है कन्फॉर्मिटी निभाया, ठीक है, तो ये समूह की अनुरूपता, यानी कि यहाँ पे ध्यान दो, कन्फॉर्मिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? कोई व्यक्ति एक समूह के कोई नियम है, रूल है, मानदंड है। जैसे वेटर लोग को देखना, होटल में जाते हैं तो एक ही कपड़े पहने रहता, तो वहाँ का रूल है ना भाई, मैंडेटरी है। तो ये जो है रूल है, मानदंड के अनुसार जो है उन्हें व्यवहार करना होता है। समझ गए? तो ये क्या कहलाता है? समूह की अनुरूपता कहलाता है। जैसे स्विगी वाले को देख लो, स्विगी एक ही यूनिफॉर्म में आता है पहन के। फ्लिपकार्ट वाले देख लो, फ्लिपकार्ट वाले पहन के आता है। और जोमेटो वाले तो जोमेटो। तो ये सब क्या है? कन्फॉर्मिटी है, अनुरूपता है। ठीक है भाई, ऐसे भी याद रखते हो। देखो, अनुरूप, अनुरूपता यानी कि आज्ञा का पालन कर रहा है। ठीक है, तो निर्देश अनुपालन नहीं होगा, यहाँ पे समूह की अनुपालना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक समूह की बात किया गया है, शिक्षक समूह। तो यहाँ पे समूह निर्देश अनुपालन नहीं, समूह की अनुरूपता होगी। ठीक है, अगला सवाल है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के कौन से चरण में प्राप्त हो जाती है? तो भाई पियाजे जी जो है 4 दिए थे। ठीक है, कौन कौन दिए थे? कॉन्क्रीट, अब्स्ट्रैक्ट, फॉर्मल, प्री ऑपरेशनल, ठीक है, सेंसरी
प्री ऑपरेशनल, सेंसरी, कंक्रीट, अब्स्ट्रैक्ट यानी कि फॉर्मल, यही होता है। अब यहाँ पे कहा कि अस्थायित्व यानी कि concept of object permanence is attained during Piaget dash stage of development। तो ये देखो भाई, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम जिसे कहते हैं IEP, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म लिख लो। और इस योजना के, इस मतलब इसके अंतर्गत, शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जो होता है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड, आपने पढ़े होंगे कि हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड वाले ऑप्शन आए तो ये सही होता है, अगर वही टीचर सेंटर्ड दे दिया वो तो गलत होता है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम के जो बनाई जाती है, जो कि बच्चों की ज़रूरत, ठीक है, बच्चों की ज़रूरत और उनके क्षमताओं पर, यानी कि कितना उसका एफिशिएंसी है, जैसे क्लास 1 का है तो उसके अनुसार यानी सिलेबस तैयार करना, ठीक है, प्रोग्राम तैयार करना, कोई नर्सरी में है तो उसको उसके अनुसार तैयार करना। तो ये सब व्यक्तिगत की ज़रूरत और उनके क्षमताओं पर जो है ध्यान केंद्रित रहता है। और ये क्या कहलाता है भाई, तो प्री ऑपरेशनल कहलाता है। अच्छा, ये क्या सही है क्या गलत है? नहीं भाई, गलत है। संवेदी गामक होगा, ठीक है। मैंने किसका बक दिया? व्यक्तिगत शिक्षा प्रोग्राम की कार्य योजना किसके अंतर्गत बनाई जाती है, तो ये चाइल्ड सेंटर्ड के अंतर्गत बनाई जाती है, ठीक है। इसका आंसर होगा, और इसका आंसर जो होगा किस वस्तु के, तो सेंसरी मोटर, मैंने शुरू में बताया था सेंसरी मोटर होता है 2 वर्ष की आयु तक के होता है, ठीक है भाई। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलो, यानी कि डैश महीनों की आयु के बच्चे, अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब कितने महीने में जो है बोलना शुरू कर देते हैं, तो देखो 12 से 18 तो होगा नहीं, ठीक है, यानी कि यहाँ पर छोटे छोटे वाक्य भी बनाने लगते हैं। यहाँ तो कहता अ ब द दा दी ऐसे करने लगता है। अब ये 18 से 24 आ जाता है तो मम पानी कुछ कुछ ना जो है तोड़ तोड़ के 2 शब्द को जो जोड़ के कुछ ना कुछ मांग ही लेता है। तो आंसर ये हो जाएगा, छोटे छोटे वाक्यों में जो कर देता है, ठीक है भाई। बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। आईक्यू की अवधारणा जो है यानी कि इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट कहते हैं ना भाई। आईक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट, ठीक है, ये हो गया। अच्छा भाई, इसमें जो है विलियम अस्टर्न, अच्छा अस्टर्न के द्वारा दिया गया है। तो ये जो है विलियम अस्टर्न के द्वारा जो है बुद्धि लब्धि आईक्यू की अवधारणा दिया गया था। सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिव थॉट जो होता है, रिलेट करता है, ये क्या माना, किससे माना जाता है, किससे रिलेटेड माना जाएगा बताओ भाई? तो ये क्रिएटिविटी से माना जाएगा। ऐसा इसमें क्रिएटिविटी कहाँ हो सकता है? क्रिस्टलाइज, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, फ्लूइड। तो क्रिएटिविटी होता है अभिसारी सोच यानी कि विविध सोच, अभिसरित सोच, कन्वर्जेंट नहीं होगा, रवादा, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग जिसमें आ जाता है, ये सृजनात्मक को अवधारणा से संबंधित माना जाता है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग। और डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है कि कई संभावित समाधानों की खोज की जाती है। अगला सवाल है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश के नियमों के अंतर्गत जाता है। देखो, कोई भी भाषा हो, जैसे आपने जो भी सीखा तो उसे फोनोलॉजिकल, ठीक है, ये फोनोलॉजिकल नियमों के अंतर्गत ही बताया जाता है। इसमें जो है ध्वनि, साउंड का और उसके पैटर्न के बारे में बताया जाता है, ठीक है। जैसे आपने बच्चे में पढ़ा होगा क अ ट स थ मूर्धन स दन स ह ज्ञ, ठीक है। तो ये सब जो है आपको लॉजिकल और क्रमिक ऑर्डर में बताए होंगे, ठीक है भाई। और उसमें जो है साउंड का भी ज़्यादा ख्याल रखा होगा। तो यहाँ पे साउंड कॉम्बिनेशन जो है लैंग्वेज आर स्पेसिफाइड इन दी। तो साउंड जो है, साउंड किससे रिलेटेड होगा? ध्वनि से। अगर हिंदी में आप कीवर्ड पकड़ना चाहते हो तो ध्वनि, तो ध्वनि ऑप्शन ये हो जाएगा, बाकी सब तो हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। अगला सवाल है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो उसे ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है?
जब कोई ऐसा पोजीशन बन जाता है जहाँ पे थॉट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज, यानी कि भाषा के इन्फ्लुएंस्ड, यानी कि भाषा के द्वारा जो है इन्फ्लुएंस्ड होता है, यानी कि सोचने की प्रक्रिया होती है। तो ये हो जाता है। अच्छा, इसमें जो दिया गया है लैंग्वेज, अब लैंग्वेज जिसमें है ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। अच्छा, अब ये लैंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन या सोशियोलॉजिस्ट जेनेसिस हो सकता है। चलो सही है भाई। अब यहाँ पे करा कि सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित हो तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे भाषा निर्धारित होगा, ठीक है भाई, लैंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन। समझ में आ गया भाई? अगला सवाल है, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की गई परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है भाई, बताओ? मतलब समझो कि उसके पास बैड एक्सपीरियंस जिसे कहते हो ना, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की, जैसे आपने घर में बचपन में तोड़ फोड़ के सामान को फिर बनाने की कोशिश किया होगा, ठीक है? तो ये सब क्या करता था, पहले खराब खुद कर दिया फिर उसको बनाता था। तो ये बनता कब था, तो उसे 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर रखा था, ठीक है? जैसे कोई चीज़ को फर्स्ट टाइम किया टाइम लगा, फिर सेकेंड बार में तुरंत बन गया, फिर बन गया, फिर तोड़ा फिर बना दिया, इस तरह से, यानी कि उसको जो है अपने अनुभव के अनुसार, ठीक है, अपने अनुभव के अनुसार जो है उपकरणों की मरम्मत कर रही है। तो ये क्या होता है, अनुमान विधि, ठीक है, अनुभव। अच्छा, मेंटल सेट तो होगा नहीं, एल्गोरिथम। देखो कोई कोई मार सकता है भाई, ये मार सकता है, एल्गोरिथम कर सकता है ने, तो लेकिन कलन विधि का यहाँ पे उपयोग नहीं हो सकता है। ये होगा अनुमानित विधि। रवि, यानी कि रवि जो है अपने अनुभव और लक्षण, ये क्या कहलाता है, ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड पढ़े होंगे, जो कि ह्यूरिस्टिक मेथड कहता है कि समस्या समाधान, ठीक है, समस्या समस्या समाधान के लिए जो व्यवहार तरीका अपनाया जाता है वो ह्यूरिस्टिक मेथड कहलाता है। अगला सवाल है, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। वो किस चीज़ का उपयोग कर रही है दिव्या, बताओ? तो दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर बना लेती है, तो वह उपयोग कर रही है, देखो, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि को, यानी कि सब गोल एनालिसिस। जैसे कहते हो ना, कोई चीज़ को टारगेट बना लो, जैसे आपके अभी सीटेड टारगेट है, अब इसको फोकस करना है, इसको गोल अपना बना लेना है, और सिलेबस को पहले से ध्यान से पढ़ना है, और फिर सीडीपी को अलग करना है, पेडागोजी को अलग करना है, ईवीएस को अलग करना है, साइंस को अलग करना है, सोशल साइंस को अलग करना है। तो छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर उसको आसान बना लिया आपने। अब ये क्या हो गया, तो सब गोल एनालिसिस, यानी कि आप जो गोल रखे हो उसको पहले एनालिसिस कर लिया, ठीक है? तो ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है या कथन बताता है? तो भाई यहाँ पे पुरुष और महिला की भूमिका के बारे में कहा गया है, तो समाज में किस स्तर पर यह कथन जो है कैसे सामाजिक जो है बैठेगा? तो भाई देखो, ये जो जेंडर होता है समझो, ठीक है, और एक होता है सेक्स, यानी कि मेल फीमेल जिसमें आता है, या हेरेडिटी के अनुसार आता है, और जेंडर, ठीक है, यानी कि ये जो आता है समाज द्वारा आता है, तो सब में जेंडर है, ये तो सही है। एज इन इनहेरेंट या हेरिडेटरी और इन्यूसिव या सोशल। तो भाई जेंडर हमने अभी क्या बताया, बताओ? जेंडर हमने सोशल बताया ना, तो जेंडर सोशल हो जाएगा, आसान था, ठीक है भाई। अगला सवाल है, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ किसके उदाहरण, मतलब कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ये किसके हैं? तो देखो भाई, सबसे पहले आपने ग्रेडिंग दिया, कोडिंग किया, अंकन किया मार्कशीट में, और फिर क्रेडिट दे दिया कि आप टॉपर हो, आप ये 2 नंबर पर हो, आप फेल हो, ये सब क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो आपने क्या किया, बताओ? ये स्कोरिंग प्रोसीजर बनाया आपने, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, किसके, यानी कि जिसने पढ़ा, जो विद्यार्थी पढ़ा उसके अचीवमेंट के बारे में आपने दर्शाया, ठीक है? या फिर डिपिक्टिंग के आलेख पत्र पर अकादमी प्रगति को दर्शाया,
या सिंबलाइज तो किया ही नहीं। इवैल्यूएशन प्रोसीजर ऑफ आंसर शीट ऑफ द एग्जामिनेशन, ये तो आंसर शीट तो पहले हुआ ना भाई, कॉपी आपने जांच दिया, मार्क्स बैठा दिया, उसके बाद आपने रिजल्ट तैयार किया, ठीक है। यानी कि ग्रेडिंग दिया, कोडिंग दिया, मार्किंग दिया, ये सब थोड़ी कॉपी जांचता है जखनी दे देता है, वो जखनी तो मार्क्स देता है खाली, ठीक है। फिर क्रेडिट दिया, तो ये सब कहाँ दिखता है, अचीवमेंट में आपके दिखेंगे, असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट। अगला सवाल है 15, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। तो देखो भाई, अधिगमकर्ताओं ध्यान रखना, ठीक है। ये सब वर्ड जो है ध्यान रखने वाला है कि छात्रों की उपलब्धि। अब ध्यान से समझो कि छात्रों की जो उपलब्धि का आकलन है शिक्षकों को समझने में जो है मदद करता है, और ये जो है शिक्षण विधियां सबसे ज़्यादा प्रभावी करता है बच्चों पर। और ये अच्छा देखो, जैसे यदि कोई छात्र अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी कि उसकी प्रदर्शन यानी कि जो पढ़ने के तरीका, पढ़ा उसका रिजल्ट है, एनालिसिस है, सब गलत है, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, तो अब शिक्षक जो है अपनी विधियों में वो या तो सुधार कर सकता है या बदलाव कर सकता है, ठीक है, दो ही चीज कर सकता है। या नहीं कि उसको क्लास से नाम काट दो, स्कूल भगा दो, है ना, स्कूल से, ये सब नहीं करना है। या तो वो सुधार या बदलाव कर सकता है। और ये जो है शिक्षण प्रक्रिया, फीडबैक एक जो है महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है, ठीक है भाई। अगर किसी का फीडबैक ही नहीं देखो, वो फीडबैक ही नहीं दोगे, तो वो जो है प्रक्रिया बच्चों में अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया है, ध्यान से देखो भाई, कि अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन, तो पहले तो फीडबैक दोगे ना भाई, आकलन करोगे। जैसे कहा कि सब बात बहुत बढ़िया, ये सब फीडबैक हुआ। तो यहाँ पे हुआ कि इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, ठीक है। यानी कि शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, ठीक है, आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। तो वो कैसे करता है, मूल्यांकन करने में शिक्षण अधिगम जो है करता है, ठीक है भाई। अगला सवाल है 16, समावेशी शिक्षा किसके सिद्धांत पर आधारित है, इंक्लूसिव एजुकेशन। ये जो है समता एवं समान अवसर पर आधारित होता है, जिसमें जो है मतलब कि सभी छात्रों को उनकी जो है कोई भी पृष्ठभूमि, यानी कि कोई भी कास्ट से आ रहा हो, वो कहीं से भी आ रहा हो, वो कहीं का भी हो, सारा को जो है सीखने का समान अवसर मिलता है। तो यहाँ पे समता एवं समान अवसर, इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष मतलब कब लागू किया गया था। तो ये हो जाएगा भाई 2016 को जो है राइट ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटीज 2016 में लागू किया गया था। और यह अधिनियम जो है 1995 वाला, यहाँ पे ध्यान रखियो, ठीक है, यहाँ से 1995 वाला जो है इसकी जगह लिया था 2016, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आप कंफ्यूज हो सकते हो। अगला सवाल है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, ठीक है, जहां शिक्षक क्या होना चाहिए भाई बताओ, व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की कई कक्षाओं को विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। यानी कि देखो भाई, यहाँ पे पहले जो है डिफरेंट सेक्शन ऑफ क्लासरूम बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं करना है। ट्रेन टू टीच चिल्ड्रेन, सॉरी, ट्रेंड टू यूज डिफरेंट पेडागोजी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड्स। हाँ भाई, यहाँ पे नीड्स है तो ये सही हो सकता है। अगला देखते हैं पहले, ट्रेन टू टीच चिल्ड्रेन विथ स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस, नहीं, स्पेसिफिक भी नहीं करना है। ये सब मतलब कीवर्ड है ना, ऑप्शन में इंग्लिश में रहेगा तो पकड़ना और उसको जो है गलत कर देना, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। और ट्रेन टू मेक देम होमोजेनियस लर्नर्स, भाई बच्चों के समरूप अधिगमकर्ताओं बनाने में प्रशिक्षित हो, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो बी क्यों सही है, क्योंकि आपने डिफरेंट पेडागोजी पढ़ाया, ईवीएस पेडागोजी, सीडीपी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, ठीक है, सारा जो है पेडागोजी आपने डिफरेंट पढ़ाया। क्यों? क्योंकि जो है उसको डाइवर्स लर्निंग मिले, नीड्स उसकी प्रयोग जो करने में प्रशिक्षित हो कहीं भी, ठीक है, तो ये ज़्यादा हेल्पफुल ऑप्शन लग रहा है। अगला सवाल है, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009
दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो ये हो जाएगा 6 से 18 वर्ष तक के लिए जो है राइट टू एजुकेशन, आरटी आपने पढ़ा होगा 2009। ये सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष तक आयु के लिए, ठीक है। यानी कि तो यहाँ पे पूछा गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के आधार, और अगर यही पूछ दिया कि सामान्य बच्चों के लिए तो 6 से 14 हो जाता, लेकिन यहाँ पे दिव्यांग बच्चों के लिए तो 6 से 18 हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल है, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूप में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। भाई देखो, विविध अधिगमकर्ता, जैसे कि आपने बहुत, यानी कि विविध मतलब मिक्स हो जाएगा ना, के लिए सुगम्य स्वरूप, सुगम्य क्या होता है, यानी कि सरल, सुसाध्य, सुगम, ये सब पढ़े होंगे। शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य है फ्रेंडली, सुगम मतलब फ्रेंडली भी होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर इसका जो है सार्वभौमिक संरचना के लिए किया जाता है, यानी कि यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। अब यहाँ पे देखो, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग में यह एक प्रकार का क्या है भाई, ढांचा है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, मतलब जो विद्यार्थी चाइल्ड को जो नीड्स है उसको पूरा करने के लिए उसके अनुसार ही, यानी कि सिलेबस और सामग्री जो भी है डिजाइन किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। अगला सवाल है, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि, किसके अंतर्निहित है। बताओ भाई, स्वजागरूकता, तो ये हो जाएगा मेटाकोग्निशन। देखो, मेटाकोग्निशन में क्या होता है, सोच के बारे में सोचना, क्या बारे में भाई, सोच के बारे में सोचना के रूप में परिभाषित किया जाता है इसके, ठीक है, मेटाकोग्निशन। और इसमें क्या होता है कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया की योजना जो बनाते हो उसको निगरानी और मूल्यांकन करना जो है शामिल हो जाता है, ठीक है, संशोधन, समीक्षा, ये सब। अगला सवाल है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, बताओ भाई। 22वां सवाल है, तो यहाँ पे मूर्त सोच हो जाएगा, कंक्रीट थिंकिंग हो जाएगा, ठीक है। अब कंक्रीट थिंकिंग में ये होता है, इसमें रियल, ठीक है, यानी कि वास्तविक और भौतिक वस्तुओं जो कि व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर, यानी कि एक्सपीरियंस के आधार पर जो है सूचनाओं को व्याख्या करना शामिल हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है। तो भाई, पढ़ाने की विधि को विभेदी अनुदेशन कहा जाता है, यानी कि डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस एक शिक्षण दृष्टिकोण है, और ये जो है व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार केंद्रित होता है, जो जिसके पास जितना क्षमता है उसके आधार पर, ठीक है भाई। यानी कि डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन, देखो कितने अच्छे सवाल हैं प्रीवियस ईयर में, और आप लोग जो है छोड़ देते हो, पीछे पढ़ते ही नहीं हो, हर घड़ी नया नया नया, यहाँ तो सवाल रिलेट रहता है प्रीवियस ईयर से, ठीक है भाई। चलो, यहाँ पे करा, अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है, तो डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन। जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कंसेप्ट बताओगे अच्छे से। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के खालिस्तान चरण का पूर्ववर्ती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, बताओ, एक्विजिशन हो जाएगा, यानी कि अधिग्रहण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्विजिशन, समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो, मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग भी चीज एंड एंटीसीडेंट टू स्टेज ऑफ लर्निंग, अधिग्रहण। अगला सवाल है, झंझोक का मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं, ठीक है, ये झंझोक का मानना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा रॉबर्ट
मतलब एक वैज्ञानिक थे, प्रस्तावित किया था रॉबर्ट जैजोनिक ने, कि जो है कॉग्निशन जिसे कहते हो हिंदी में संज्ञान, और इमोशन, ठीक है, इमोशन भाव, जो है अलग अलग लेकिन दोनों जो है इंटरडिपेंडेंट प्रणालियां हैं, संज्ञान और इमोशन। और इसीलिए उनका मानना था कि जो भावनात्मक है ना भाई, जो भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं वो संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं के संबंध में जो है स्वतंत्र रूप से कभी कभी पहले भी आ जाता है। तो जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं तो क्या होगा, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं भाई, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अगला सवाल है 26वां की तरफ बढ़ गए ना भाई। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है। तो ये हो जाएगा भाई मॉडलिंग। यहाँ पे ध्यान दो, पहले से सीखे हुए कार्यों में, जैसे आपने कुछ सीख रखा है और बस आपको सुधार लाने के लिए, यानी कि जो है एक्यूरेसी लाने के लिए शिक्षक जो है बच्चों के प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, और वह शिक्षण की किस विधि को अपना रहा है, तो प्रतिरूपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मॉडलिंग हो जाएगा। मैन और जैनसी के अनुसार, ठीक है, मैन और जैनसी के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और उसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार किस तरह से प्रस्तुत करता है, बताओ भाई। तो हो जाएगा सतर्क। अब बताओ, इरविंग जैनिज था, ठीक है, यानी कि इरविंग जैनिज और उनके सहयोगी, ठीक है, सहयोगी में हो गया मैन। तो उन्होंने शैलियों का जो है अध्ययन किया। अब उसने ने विजिलेंट, सतर्कता का जो है निर्णय लेने वाला वह होता है जो सावधानी पूर्वक, यानी कि केयरफुल तरीके से विचार करता है और पहले जानकारी को क्या करता है, जानकारी को इकट्ठा करता है और निर्णय लेने से पहले संभावित परिणामों का क्या करता है, मूल्यांकन करता है। क्या करता है, ठीक है। अब 28वां देखो, एक समस्या जो है सुधारक बच्चा किस विचार के आधार पर कथनों की जो है सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। अब यहाँ पे दो सवाल हो गया, देखो पहले एक जो है समस्या सुधारक बच्चा है और वो अपने विचार, उसके अलग विचार हो सकते हैं, आधार पर जो है कथनों की, मतलब जो स्टेटमेंट दिया गया है उनकी सच्चाई या फिर जो भी पॉसिबिलिटी होगा, संभावना होगा, अब वो मूल्यांकन करता है। अब वो किस तरह से करेगा बताओ। ये दो यानी कि आधार पे कर रहा है, खुद का विचार भी है और जो कथनों की, यानी कि जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें सच्चाई भी है और पॉसिबिलिटी का भी मूल्यांकन करना है। अब वो किस तरह से करेगा बताओ। तो वो हो जाएगा तार्किक सोच से, यानी कि लॉजिकल लगाएगा, सीआईडी वाला, ठीक है ना, लॉजिकल। तो ये हो जाएगा तार्किक तरीके से विचार के आधार पर जो है करेगा। अगला सवाल है 29वां पहुंच गए हैं और लास्ट एक सवाल और है, 30 मिनट में 30 सवाल खत्म करते हैं, ठीक है। जिससे दिए गए कार्य को करते समय बच्चे जो है स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे सोचो, आपको जो है मनपसंद काम है और आप जो है काम भी कर रहे हो और स्वयं को एंजॉयमेंट भी करा रहे हो, ठीक है। तो ये किस कार्य में अंतर्गत आता है, तो ये आ जाता है भाई जैसे आपने ड्रिल किया, मॉक ड्रिल प्रैक्टिस, कंज्यूमर टाइप प्रैक्टिस, तो ये सब हो जाएगा ड्रिल और अभ्यास कार्य हो सकता है ना। प्रोड्यूसर कैसे होगा, तो क्या ड्रिल एंड प्रैक्टिस टास्क होगा, कंज्यूमर टास्क होगा, प्रॉब्लम तो होगा नहीं भाई। अच्छा, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, देखो भाई इसमें जो अनुभव भी प्राप्त कर रहा है, काम भी हो रहा है, दो कार्य हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, कुछ तो प्रोड्यूस हो रहा है ना भाई, कुछ तो काम कर रहा है ना। तो ये आंसर होगा भाई, ठीक है। अगला सवाल है, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य और स्पर्श, ध्यान सो यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। यानी कि सिमल्टेनियस यूज ऑफ, यानी कि विजुअल भी करना है, ऑडिटोरी भी करना है,
बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम जो है, ठीक है, अब ये क्या होगा भाई, तो ये हो जाएगा गतिक बोधक, ठीक है। जैसे कि आपने ये कैनेस्थेटिक होता है, ठीक है, जैसे आपने विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टिल एंड सेंसेस का यूज किया हो, ठीक है, मल्टी सेंसनर अप्रोच में ये हो जाता है कैनेस्थेटिक हो जाता है, ठीक है। आंसर यही है। और आज जो है यहीं तक वीडियो रखते हैं, 30 मिनट का वीडियो भी हो गया। इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैथ एंड साइंस का सोल्व करेंगे, ठीक है भाई। तो मिलते हैं मैथ एंड साइंस में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पे जो है आपको प्रीवियस ईयर के सारे सवाल सोल्यूशन मिलेंगे, और मैथ के जो है बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके PYQ भी सवाल कराया जा रहा है, ठीक है भाई। धन्यवाद।